कौन कौन से की पॉइंट्स को नोटिस करते हैं कि ये एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बन सकता है? पहला पॉइंट मैं यही डिस्कस करता हूँ, ये जो तुम प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ये सही है या नहीं है कि हु आर योर कंपटीटर। हम अकेले चला रहे हैं भैया, अकेले ना कुछ कर पाओगे और तुम अकेले चलाओगे तो वो फेस बहुत कमज़ोर दिखेगा, आपकी कंपनी चल नहीं पाएगी। टीम बिल्डिंग में सर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अच्छा टीम बनाने के? टीम बिल्डिंग में आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, ऐसे लोगों को रखना चाहिए। बट आज के टाइम पे सर एक अच्छी टीम बन पाना भी बड़ा मुश्किल है। मुश्किल तो हर काम है यार, कौन सा काम आसान है ये बता दो। रिस्क टेकिंग एंड आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, कॉन्सेप्ट नोट ऑफ द स्टार्टअप ऑन दीज 4 पॉइंट्स इन वन पेज, पॉइंट वाइज, नॉट पैराग्राफ। नो पैराग्राफ इज रिटेन इन दैट कॉन्सेप्ट नोट। सर ग्लोबल मार्केट में इंडियन स्टार्टअप इस टाइम पे कहाँ स्टैंड कर रहा है? आजकल चिंता मुझे ना ग्लोबल है और ना इंडियन है, मुझे तो चिंता अपने प्रदेश की है कि यहाँ के लोग नौकरी वाले लोग, पढ़ो नौकरी करो। हमारे यूथ का क्या माइंडसेट है, पढ़ो नौकरी करो, अपना पहले घर ठीक करो तब बाहर देखो। जबकि आज के डेट में लोग बाहर ज़्यादा देखता। सर स्टार्टअप के अर्ली एज में फाउंडर को सेल्फ फंडिंग से स्टार्टअप को स्टार्ट करना चाहिए या उसको फंडिंग के लिए अप्लाई कर देना चाहिए? शुरुआती दौर में टीम बनाना चाहिए और सब टीम वालों से पैसा लेके कंट्रीब्यूटरी शुरू करना चाहिए। स्टार्टअप का एक्चुअल मतलब क्या है? स्टार्टअप इज ए गैंग ऑफ गुड पीपल, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, फुल ऑफ एनर्जी के कॉम्बिनेशन से उस समस्या तक पहुंचते हैं। फेलियर आपको बहुत कुछ देके जाता है। सर दो मुझे ऐसे स्पेस बताइए जहाँ पे छोटा स्टार्टअप जा करके अपने स्टार्टअप फंडिंग को रेज करने के लिए रजिस्टर करें। दोस्तों आज का एपिसोड सिर्फ एक नॉर्मल कन्वर्सेशन नहीं है बल्कि एक माइंडसेट डिसीजन होने वाला है। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी जुड़ी है जो सिर्फ एक आईएएस ऑफिसर नहीं बल्कि एक चेंज मेकर हैं, एक यूथ मेंटोर और एक ऐसे इंसान जो ग्राउंड लेवल पर स्टार्टअप को डायरेक्शन देने का काम कर रहे हैं। इन्होंने गवर्नेंस को अंदर से समझा है, सिस्टम को क्लोजली देखा है और अब उसी एक्सपीरियंस को यूज करके यूथ को गाइड कर रहे हैं कि सिर्फ जॉब लेने वाला नहीं, जॉब क्रिएट करने वाला बनना है। सर का विजन क्लियर है, इंडिया का फ्यूचर तब स्ट्रांग बनेगा जब हमारा यूथ सिर्फ नौकरी ढूंढने वाला नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने वाला बनेगा। सो बिना किसी देरी के मिलते हैं डॉक्टर हीरालाल पटेल सर से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। सर अभी हम लोग जहाँ पे बैठ के डिस्कस कर रहे हैं लखनऊ में, यहाँ स्टार्टअप का उतना कल्चर भी नहीं है, स्टार्टअप को लोग उतना फॉलो भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे स्टार्टअप का एक्चुअल मतलब क्या है? हाँ, ये बहुत मौजूद क्वेश्चन है, बड़ा रिलेवेंट है और इंटरेस्टिंग भी है जी। अगर हम पूछे कि भाई बहुत स्टार्टअप हल्ला हो रहा है और किसी आम आदमी को समझाना हो कि स्टार्टअप क्या है, तो इसका कोई फिक्स डिफिनीशन नहीं है कि ये डिफिनीशन है, ये न्यूटन का थर्ड लॉ है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई होगा। ये ऐसा कुछ है नहीं कि वही पूरे विश्व में चल रहा है। जी। हर आदमी स्टार्टअप को अपने तरीके से डिफाइन करता है और डायनेमिक डिफिनीशन है, लेकिन मैंने भी अपना ये डिफिनीशन बनाया। जी। तो मैं स्टार्टअप को कैसे डिफाइन करता हूँ जो आम आदमी समझ सके और स्टार्टअप को यूज कर सके और स्टार्टअप को सपोर्ट कर सके। तो मैं कहता हूँ स्टार्टअप कुछ लोगों का एक ग्रुप है, टीम है, गैंग ऑफ गुड पीपल हुआ है। मैं तो ऐसे कहूँगा गैंग ऑफ गुड पीपल है, जस्ट टू अंडरस्टैंड। टीम ऑफ गुड पीपल, गैंग ऑफ गुड पीपल, अच्छे लोगों का एक समूह है और उसमें जो व्यक्ति जुड़ते हैं, 1 2 3 4 5 जो भी जुड़ते हैं, उनकी 3 क्वालिटीज होती हैं। जी। पहला क्या होता है, वो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है उनकी, ओके। आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं, उनके अंदर रिस्क लेने की क्षमता होती है। और तीसरा वो फुल ऑफ एनर्जी होते हैं। जी। ऐसे 3 क्वालिटी रखने वाले लोग जब 2 3 4 लोग इकट्ठा होके किसी समस्या का समाधान करते हैं, समाधान में 2 चीजें होती हैं। कोई समाधान है तो उसको और बेहतर करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। क्या उसमें जो अभी समाधान में 2 घंटे लग रहा है तो 1 घंटा कैसे लगे, समय घटाते हैं उसको। उसमें उसकी कीमत मान लीजिए 5 रुपया है तो 2.5 रुपया कैसे है, कीमत घटाते हैं और उसकी प्रोसेसिंग ईज ऑफ डूइंग को इम्प्रूव करते हैं। तो ईज ऑफ डूइंग इम्प्रूव करते हैं, उसमें लगने वाला टाइम घटाते हैं और कास्टिंग को कम करते हैं। तो ये हो गया इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन। तो इसमें ये सब इनोवेशन हो रहा है, ये लोग ये स्टार्टअप करता है।
दूसरी बात, अगर मान लो कोई समस्या, बहुत सारी समस्याएं हैं, वो समस्या छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है और बहुत बड़ा भी हो सकता है, ठीक जी, है। सही बात। तो ऐसी समस्या चाहे वो छोटी है और चाहे बड़ी है, उसका कोई समाधान नहीं है, वहां तक स्टार्टअप आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, फुल ऑफ एनर्जी के कॉम्बिनेशन से उस समस्या तक पहुंचते हैं, फिगर आउट करते हैं, पिन पॉइंट करते हैं, स्पॉट करते हैं और वहां पहुंचकर उस समस्या का समाधान ढूंढते हैं। तो स्टार्टअप इज ए गैंग ऑफ गुड पीपल having three qualities to improve the existing solution or to find out a new solution। रिस्क कैपेसिटी के बारे में आपने बताया, रिस्क कैपेसिटी क्या होता है स्टार्टअप के लिए? देखिए ऐसा होता है, हम लोग एक इनर्सिया में रहते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं, जी, डरना भी चाहिए, रिस्क लेने से डरते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं क्योंकि डर लगता है उसमें नुकसान होने के, हानि होने के, खतरा आने के चांसेज रहते हैं। लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आपका प्रोग्रेस नहीं होगा, आपका विकास नहीं होगा, आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आप अपने पोटेंशियल को यूज नहीं कर पाएंगे, समाज का कल्याण नहीं कर पाएंगे और अपना कल्याण नहीं। तो हमेशा रिस्क लेना चाहिए और कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाहिए। ओके। और रिस्क लेने में फेल्योर के चांसेज रहते हैं, तो आदमी फेल्योर से डरता है और फेल्योर से दूर भागता है। फेल्योर आपको बहुत कुछ दे के जाता है, फेल्योर आपको लर्निंग देता है, फेल्योर आपको सीख देता है जो कि आगे जीवन में पूरी जिंदगी काम आता है। तो फेल्योर को जो ये हम समझते हैं केवल नुकसान दे के जाता है, ये जो लोगों की सोच है ये ठीक नहीं है। फेल्योर आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है जो आपके जिंदगी भर काम आता है। रिस्क कैलकुलेशन सर कैसे किया जाएगा? क्योंकि रिस्क तो रिस्क होता है ना, तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखिए इसमें बहुत सारी बातें होती हैं। अब रिस्क कैलकुलेट करने के लिए आपको कोई मुद्दा है, अब उसमें आप अकेले सोचोगे जी, तो अकेले तो कोई काम होता नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उससे रिलेटेड रिसर्च करना चाहिए। जी, किसमें किसने क्या किया है, तो वो फेल हुआ तो क्यों फेल हुआ, तो कैसे हुआ, अगर वो जो फेल हुआ ये कारण था इसमें हम ये सुधार करेंगे। तो ये पूरा रिसर्च करके और पूरे इकोसिस्टम को समझना चाहिए। हम लोग ये नहीं करते हैं और फिर उससे रिलेटेड रिस्क, फेल्योर, प्रॉफिट, लॉस की जब पूरी जानकारी हो जाएगी तो फिर आप बढ़िया कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपके पास वो डेटा होना चाहिए, ये हम लोग नहीं करते हैं। वो स्टार्टअप ये को उन्हीं चीज़ों को फॉलो करना चाहिए कि जो लोग आपके फील्ड के स्टार्टअप में कुछ करने की कोशिश की और नहीं कर पाए, तो आपको उनको रिसर्च करना चाहिए। हाँ, अगर मान लीजिए वो एग्जैक्टली वो नहीं फेल नहीं किसी ने किया है जी, तो उसके नियर बाई जो भी कुछ किया है उससे सीखो। जी। सर फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझना चाहेंगे कि जब आप एज ए मेंटोर किसी स्टार्टअप को गाइड करते हैं, तो कौन-कौन से की पॉइंट्स को नोटिस करते हैं कि ये एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बन सकता है? हाँ, जो स्टार्टअप है, जैसा कि मैंने स्टार्टअप की परिभाषा बताई और स्टार्टअप करता क्या है अभी बताया आपको। हमारे यूथ जो हैं इधर स्टार्टअप की तरफ बहुत झुके हैं। जी, उसके पीछे कारण क्या है, जो इधर उत्तर प्रदेश हिंदी स्पीकिंग के लोग हैं ये नौकरी वोकरी के पीछे बहुत पढ़ाई का मतलब नौकरी था जी, और नौकरी धीरे धीरे संख्या घट रही है, उसके बहुत सारे कारण हैं। और ये आई आने के बाद तो एक तो हल्ला ये है कि नौकरी काफ़ी घटेगी। जी, हमारा ये मानना है सही है, अगर आप वर्तमान नॉलेज रखोगे, वर्तमान वाला नॉलेज, तो आप इर्रिलेवेंट हो जाएँगे, आपका वो नॉलेज आउटडेटेड है। अगर आप एआई से रिलेटेड और एआई से माध्यम वाला नॉलेज अपग्रेड कर लोगे तो आपको कहीं न कहीं छोटा-मोटा जॉब मिल सकता है। तो देखिए जब कोई स्टार्टअप शुरू करता है तो उसको 4 चीज़ों पे विशेष ध्यान देना चाहिए और 4 चीज़ों पे कम से कम 4 महीना, एक चीज़ जी, पे 1 महीना, 4 महीना पूरा उसी में डूब करके अध्ययन करना चाहिए। ओके, पहली चीज़ तो ये कहेंगे कि स्टार्टअप इनोवेशन से रिलेटेड बहुत सारी किताबें हैं। जी, 3-4 किताबें पढ़ो, कम से कम 3 किताब तो पढ़ो, जैसे एक है फाउंडर डायलेमा, वो पढ़ो। ऐसे स्टार्टअप पे हज़ारों किताबें हैं। आप सारे उसमें ये लिखा है स्टार्टअप क्या होता है, क्यों फेल होता है, क्या हुआ, कैसे हुआ, एवरी डिटेल इज़ देयर इन दैट बुक। तो आपको कम से कम 3 किताब स्टार्टअप में पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए, ठीक। दूसरी बात ये है कि जो आप समस्या को इम्प्रूव करना, जिस सॉल्यूशन को इम्प्रूव करना चाह रहे हो या नया सॉल्यूशन देना चाह रहे हो,
वो आसान नहीं होता है। वो आसान, वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं हो नहीं होता है। तो इस पर कि वो समस्या है और उसका ये सॉल्यूशन है और हम उसमें क्या इम्प्रूवमेंट, ये क्लियरिटी लाना बहुत ज़रूरी है, जबकि 90% लोगों को क्लियरिटी नहीं होती है, या ये समस्या है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। हम जो सॉल्यूशन देने जा रहे हैं वो नया है। जैसे कल ही मेरे पास एक लड़की आई स्टार्टअप की, वो मेरे से डिस्कस कर रही है कि साहब जब आप लोग डिक्टेशन देते हो तो डिक्टेशन वो स्टेनो नोट नहीं कर पाता, और बाद में जब प्रेस नोट बनाना होता है या आप मिनट्स बनाते हो तो सेलिएंट फीचर छूट जाते हैं। अब उसको तो ये पता है कि ये मेरा नया आइडिया। हमने कहा ये तो बहुत सारा, आप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लो और एआई से किसी एआई एप्लीकेशन को दे दो, सब बता दे देता। जेमिनी को खोल के सामने रख दो, को पायलट को रख दो, वो आपका रिकॉर्ड करके और जैसे खत्म हो पूछ दो कि प्रेस विज्ञप्ति बना दो, ये हो जाएगा। अब उसको क्लियरिटी ये नहीं थी कि ये, वो समझ रही थी ये समस्या है और ये हमारे लिए स्टार्टअप है। थोड़ी देर में वो समझ गई। फिर उसने कही साहब ये डेटा प्राइवेसी, हमने कहा इसमें कोई ऐसा डेटा होता नहीं है कि बहुत प्राइवेट हो या हो, ठीक है। तो ये क्लियरिटी नहीं होती है। आधा घंटे के अंदर, जो 3-4 महीने से वो स्टार्टअप समझ के काम करे, आधा घंटे के अंदर डिस्कशन के बाद उसको ये समझ गया कि ये टॉपिक है ही नहीं है, इसके 75 सॉल्यूशन ऑलरेडी उपलब्ध हैं। तो ये जो पहला पॉइंट हमने बताया, जब मुझसे बहुत सारे स्टार्टअप रोज मिलते हैं तो वो डिस्कस करते हैं, तो पहला पॉइंट मैं यही डिस्कस करता हूँ, ये जो तुम प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ये सही है या नहीं है। जी तो अभी तक तो मुझे यूपी में बहुत सारे लोग मिले, बहुत कम लोग मिले जिसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट सही हो, तो पहला स्टेप ही दिक्कत। सर, इसमें मुझे जो प्रॉब्लम समझ में आता है कि मेंटोर की भी कमी है। या लोग मेंटोर भी नहीं करना चाह रहे हैं और मेंटोर है भी नहीं उतने, जो क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो स्टार्टअप करना चाह रहे हैं और सही मेंटोर के पास पहुंच नहीं पा रहे हैं। काफ़ी दिनों तक लगे हैं अपने उसी हाँ, पॉइंट ये पे। सही, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जो मेंट्योर हैं उनको इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, जी कहने के लिए मेंट्योर हैं बट दे आर नॉट मेंट। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये होता है कि आपका, मान लो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया, जी तो आपका दूसरा पॉइंट ये रिसर्च करना चाहिए 1 महीना कि उसमें आपका कंपटीटर लोकल कौन है, स्टेट लेवल पे कौन है, नेशनल लेवल पे कौन है, इंटरनेशनल लेवल पे कौन है। जी ये बड़ा जरूरी है क्या, कि हु आर योर कंपटीटर, वो जी कितने शक्तिशाली हैं, कितने मजबूत हैं। आप अगर बना लेंगे तो मार्केट में एंट्री कैसे करोगे, उसका एक रूपरेखा बना करके आप तो बच्चा हो, स्टार्ट कर रहे हो, एक बहुत बड़ा बुजुर्ग आदमी है, उससे कैसे लड़ पाओगे। जी अगर तो ये कंपटीटर से कैसे कंपटीट करना है और आपका कौन कंपटीटर है, 1 महीना इस पर रिसर्च करना चाहिए और इस पर डिस्कस करना चाहिए, इस पर ब्रेन स्टार्मिंग करना चाहिए। ये मेरा दूसरे महीने का टास्क है। जी तीसरा महीना, जब हम कहीं जाते हैं तो कहते हैं अरे भाई ये टीम क्या है। जैसे मान लो एक जिले में जाते हैं और जैसे किसी जिले में, अच्छा वहाँ के डीएम साहब कौन है, वहाँ कौन कौन एडीएम कौन है, सीडीओ कौन है, एसपी कौन है, पूरा अधिकारी। अरे भाई वहाँ की टीम तो बहुत अच्छी है, डीएम बहुत अच्छे हैं, एडीएम बहुत है और सीडीओ साहब भी अच्छे हैं। तो क्या है, किसी कंपनी का जो फेस होता है जिसको लोग देख के अट्रैक्ट होंगे या दूर जाएंगे, दूर जाएंगे। वो टीम पे डिपेंड करता है। तो टीम बनाना बहुत जरूरी है। और यहाँ क्या है, सोलो फाउंडर, हम अकेले चला रहे हैं भैया, अकेले ना कुछ कर पाओगे और तुम अकेले चलाओगे तो वो फेस बहुत कमजोर दिखेगा, आपकी कंपनी चल नहीं पाएगी। टीम बिल्डिंग में सर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए टीम अच्छा टीम बिल्डिंग बनाने के टीम लिए? बिल्डिंग में आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, ऐसे लोगों को रखना चाहिए। टेक्निकली आपका क्या प्रोडक्ट है, टेक्निकल पर्सन रखो, एचआर का कोई बढ़िया आदमी हो, फाइनेंस का एक आदमी हो, मार्केटिंग का, वो दैट बिल, कुछ तो चीजें बेसिक है, देखो फाइनेंस तो हर जगह होगा, जी एचआर ये तो दोनों बहुत कॉमन है, और टेक्निकल पर्सन अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। मार्केटिंग के लिए भी, अब वो मार्केटिंग में प्राइवेट मार्केटिंग है, गवर्नमेंट मार्केटिंग है, वो दैट्स डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट। करेक्ट। तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उस तरह से आपको टीम बनाना चाहिए। और बिना टीम बनाए काम आप करोगे तो आप सफल नहीं होगे। मुझे तो बहुत कम लोग सफल दिखे हैं, और दिखे हैं तो परेशान हैं। मैंने ऐसे 2-1 लोगों को देखा है, मेरे टच में भी हैं। वो बहुत ज़्यादा रातों दिन परेशान रहते हैं। ऐसा काम करने से क्या फ़ायदा, तुम अपनी नींद हराम कर रहे हो, अपना हेल्थ खराब कर रहे हो, ठीक है।
और थोड़ा बहुत प्रोग्रेस दिख रहा है। तो तीसरा पॉइंट है टीम बिल्डिंग। टीम बना, इस पर हम लोग नहीं सोए, हम सब अकेले करेंगे, हम ही खेत जोतेंगे, हम ही उसमें सोइंग करेंगे, हम ही इरीगेट करेंगे, हम ही उसको काटेंगे, हम ही उसकी थ्रेसिंग करेंगे, हम ही उसकी मार्केटिंग करेंगे। ये फिलॉसफी स्टार्टअप में कामयाब नहीं है। बट आज के टाइम पे सर एक अच्छी टीम बन पाना भी बड़ा मुश्किल है। मुश्किल तो हर काम है यार, कौन सा काम आसान है ये बता दो। और स्टार्टअप, मैंने क्या बताया स्टार्टअप की परिभाषा, रिस्क टेकिंग एंड आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। क्या ये तो इसका पहला लक्षण ही है कि जो है रिस्क रिस्क कौन चीज में रिस्क नहीं है? अब तो हर चीज में रिस्क है और हर फील्ड में रिस्क है। चौथी बात, हमने जो चौथा पॉइंट ध्यान देना चाहिए स्टार्टअप को, वो देना चाहिए आपकी यूएसपी क्या है। अगर कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है और यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव दैट, तो आपको ये बताना चाहिए देखो ये सॉल्यूशन है, इसमें 3 घंटा लग रहा, मेरे वाले में 2.5 घंटा, आधा घंटा। इसकी कीमत 5,000 है, हमारे की कीमत 3,000, 2,000 फायदा। इसको करने में ये दिक्कतें आती, हमने ये दिक्कतें दूर कर दी। तो ये यूएसपी बताना बहुत ही जरूरी है। ओके। और जब मैं किसी स्टार्टअप से बात करता हूँ तो आ करके वो बातें, और स्टार्टअप का कम्युनिकेशन मुझे बहुत खराब मिला, क्योंकि नए बच्चे होते हैं, उनको कम्युनिकेट करना नहीं आता। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट नोट बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? कॉन्सेप्ट नोट। एक कॉन्सेप्ट नोट इन्हीं 4 बिंदुओं पे, एक पेज में पॉइंटर, नो पैराग्राफ। कॉन्सेप्ट नोट ऑफ द स्टार्टअप ऑन दीज 4 पॉइंट्स इन 1 पेज, पॉइंट वाइज, नॉट पैराग्राफ। नो पैराग्राफ इज रिटेन इन दैट कॉन्सेप्ट नोट। तो क्या हमने पहला बताया कि समस्या समाधान या नया समस्या का सॉल्यूशन, वो क्लियरिटी बहुत जरूरी है। दूसरा क्या बताया, आपके कंपटीटर कौन है, नेशनल लोकल जो भी है, उनका रिसर्च करना। तीसरा क्या बताया हमने, टीम बिल्डिंग, टीम बनाना। और चौथा हमने क्या बताया, यूएसपी। यूएसपी, यूनिक सेलिंग। और उसी इन सब का चारों को एक पेज पे कॉन्सेप्ट नोट बनाकर, कहीं किसी से जाओ आप और पूछो तो 1 घंटा तो वो इधर उधर दाएं बाएं गार्बेज। और कहीं जाना चाहिए तो आपको उसको कॉन्सेप्ट नोट देना चाहिए, और उसी कॉन्सेप्ट नोट में 2 मिनट में आपको समझा देना चाहिए ये चारों पॉइंट। अगर वो चारों पॉइंट आपको क्लियर है तो 2 मिनट में वो समझ भी जाएगा, क्योंकि उसमें गार्बेज नहीं है, वो पॉइंटेड है, और आपका काम हो जाएगा। सर ग्लोबल मार्केट में इंडियन स्टार्टअप इस टाइम पे कहाँ स्टैंड कर रहा है? देखो, मेरा तो इसका बहुत अध्ययन नहीं है टू बी वेरी फ्रैंक, लेकिन मैं तो आजकल चिंता मुझे ना ग्लोबल है और ना इंडियन है, मुझे तो चिंता अपने प्रदेश की है। फिलहाल पहले नंबर पे यूपी। कहते हैं ना, अपना पहले घर ठीक करो तब बाहर देखो। जबकि आज के डेट में लोग बाहर ज़्यादा देखता, घर नहीं। तो हम तो अपने यूपी को, अपने लखनऊ को। चलिए इसी टॉपिक पे आ जाते हैं सर, जी। कि जैसे बेंगलोर है, लोग उसको सिलिकॉन वैली से कंपेयर करते हैं, और नॉर्थ इंडिया में यूपी है, बहुत स्टार्टअप हब्स, स्टार्टअप इनोवेशन की बहुत सारी यहाँ बातें होती हैं। बेंगलोर में और लखनऊ में स्टार्टअप में क्या डिफरेंस है? यहाँ क्यों नहीं बन रहा है? क्यों बेंगलोर ही बन रहा है सिलिकॉन वैली, लखनऊ क्यों नहीं बन रहा है? हाँ, मैं अभी 3 दिन ही पहले स्टार्टअप का जो हब है, मैं थोड़ी देर के लिए गया था। मैं वहीं बगल में, बंगलोर से सटे हुए तमिलनाडु में अब जाकर हूँ। तो मैं स्टार्टअप के कई लोग थे तो मुझे बुलाए, तो मैं रास्ते में जाते वक्त 2-3 घंटा वहाँ बैठा। वहाँ हब है, वो स्टार्टअप ही स्टार्टअप है। जैसे इलाहाबाद में चले जाओ तो कहीं नहीं, पूरा इलाहाबाद में सिविल सर्विसेज की तैयारी का ही हब है, जी। वैसे वो स्टार्टअप का हब हो गया। अब इकोसिस्टम का बहुत मायने होता है। यहाँ इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है। जैसे कि यहाँ अगर कोई आदमी मेंट्योर मांगे तो मेंट्योर ही नहीं है। सही बात है। दूसरी बात यह है कि जो सुविधाएं यहाँ जिस तेजी से, सुविधाएं भी मिलें, तेजी से मिलें, समय से मिलें, वो नहीं मिल पा रही हैं। बहुत सारे स्टार्टअप बहुत तरह की समस्याएं बताते हैं। अब उसमें स्टार्टअप की भी गलती है, और सिस्टम भी उतना, जितनी तेजी से, जितना प्रोएक्टिव होके करना चाहिए, ऐसा लगता है कि नहीं कर पाया। सबसे बड़ा माइंड सेट का डिफरेंस है। यहाँ के लोग नौकरी वाले लोग हैं, पढ़ो नौकरी करो। हमारे यूथ का क्या माइंड सेट है, पढ़ो नौकरी करो। यूपी और बिहार में तो सर यही कल्चर बहुत यही तरह से कल्चर रहा है। तो नौकरी का जो माइंड सेट है वो इंटरप्रेन्योरशिप का माइंड सेट नहीं है। जी। सबसे बड़ा तो दिक्कत यही है कि उनका माइंड सेट ही नौकरी वाला है, और नौकरी वाला माइंड सेट इंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। अहमदाबाद में चले जाइए, आप सूरत में चले जाइए, आप बॉम्बे में चले जाइए, आप बंगलोर में चले जाइए, वहाँ क्या करते हैं? वहाँ शाम को हर आदमी खाना घर पे नहीं खाता।
कहीं होटल में, रेस्टोरेंट में 4-5 लोग बैठेंगे, खाना खाएंगे 2 घंटा, और उसमें यही इंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, धंधा, हाउ टू अर्न मनी, कैसे धनी बना जाए, जी। इसी पे चर्चा होती है। यहाँ बता दीजिए, कोई मिलबे नहीं करता, मिलेगा तो धनी कैसे बना जाए, इथिकल पैसा कैसे कमाया जाए, इस पर चर्चा नहीं करेंगे। पहली बात तो मिलेंगे नहीं, और मिलेंगे तो इस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो ये इसीलिए नहीं बन पा रहा क्योंकि यहाँ लोग मिलते नहीं, उनका माइंड सेट नहीं है। ये जो माइंड सेट है नौकरी वाला ना, ये नौकरी वाला माइंड सेट का जो सॉफ्टवेयर, इसको निकालना है, इंटरप्रेन्योरशिप वाला माइंड सेट लाना है, और यहाँ के इकोसिस्टम को मिलके, सबको मिलके, उसमें किसी एक, अगर किसी एक की गलती दोगे कि वो गलत है, वो गलत है, ये नहीं है, सब गलत है और सब ठीक है, जी। और सबको मिलके इसको ठीक करना है। ओके। सरकार, समाज, व्यक्ति विशेष, मेंटर, प्रोफेसर, सबको मिलना है, और सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी है, और सबको ये चैलेंज लेना है कि हाँ, लखनऊ को सिलिकॉन वैली बनानी है। अभी सब लोग सोच लें, 1 साल के अंदर हो जाएगा। सबको सोचने की जरूरत है। हमने तो सोचा, मैं प्रयास कर रहा हूँ, और मैं सफल होना चाहता हूँ, वो होऊंगा। अगर किसी को स्टार्टअप करना है तो वो पहले बोलता है कि मैं कहीं जॉब कर लूँ, 1-2 साल का एक्सपीरियंस ले लूँ, अपनी कंपनी स्टार्ट करूँगा और उसमें आगे वर्क करूँगा। ये आइडिया ज़्यादा बेटर है, या 1 साल तक अपने स्टार्टअप को साइलेंटली वर्क करके बेटर करना है, देन उसके बाद अपने स्टार्टअप में फुल फ्लेज वर्क करना चाहिए? कौन-सा आइडिया बेटर है और क्यों? देखिए, मेरे पास इसमें 2 तरह के अनुभव हैं, मैं लोगों से मिलता हूँ, वही अनुभव। एक लड़का का जो मुझे मिला, वो गर्ग है, उसने अभी 1.5 साल का एक बना के 20 करोड़ में बेच दिया। 1.5 साल में बनाया जी। और 20 करोड़ में उसने कंपनी बेच दी। हमने कहा कैसे किया? कहे सर, ये जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं कक्षा 8 से ही मैं ये सब करता, 8 में किया, 9 में किया, ये बेचा, वो बेचा। तो क्या किया, पढ़ाई के साथ-साथ उसका माइंड सेट था, इनोवेटिव। कक्षा 8, हाँ, इनोवेटिव माइंड सेट था, उसने नौकरी एक आध थोड़ा बहुत किया और करके ये कर लिया। एक तो माइंड सेट ये है। दूसरा, अगर ये माइंड सेट नहीं है, आप जो है एजुकेशन के बाद आए, तो मुझे लगता है कि नौकरी करने से सिस्टम थोड़ा समझना ज़रूरी है, क्योंकि स्टार्टअप मीन्स टू डेवलप अ सिस्टम। तो सिस्टम का अनुभव होने से वो अल्टीमेटली उसको क्या करेगा? डेवलप कर देगा। हाँ, डेवलप करेगा, उसको फ़ायदा पहुँचाएगा। एक ऑप्शन तो, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा भी एक ऑप्शन है। आप जी। नौकरी करते रहो, पैरेलल में स्टार्टअप भी बनाते रहो। जी। बेहतर तो ये है कि नौकरी करते रहो और पैरेलल में स्टार्टअप बनाते रहो। बनाते रहो। हमारा भी स्टार्टअप है, हम नौकरी करते हैं, हम मॉडल गाँव के एक प्रोजेक्ट से पिछले 5 साल से जुड़े हुए हैं। जी। वो हमारा नहीं है, लेकिन हम जुड़ के वहाँ अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। वो एक नाबार्ड के रिटायर्ड सीजीएम साहब हैं, वो उसके प्रेसिडेंट है, बहुत सारे लोग हैं। हम भी उसमें मिलके, हमारा कॉन्सेप्ट है, और मिलके हम लोग चलाते हैं। तो बेहतर ये होगा कि आप नौकरी भी करते रहिए और पैरेलल में स्टार्टअप से जुड़ के सीखिए और खुद अपना स्टार्टअप खड़ा करिए। सर, दुनिया का जो सबसे बेस्ट माइंडसेट होता है वो आईएएस ऑफिसर्स कैटेगरी में आता है। आपके पास तो ऐसे भी बहुत अच्छी टीम होगी जो आपके स्टार्टअप्स को डेवलप करने में और इन चीज़ों में हेल्प कर रही होगी। अगर कोई बच्चा है जो अभी 12th पास आउट हुआ है या ग्रेजुएशन पास आउट हुआ है, देन उसके बाद में वो, उसके दिमाग में एक आइडिया चल रहा है, लगे जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, फिर उसको कोई मेंटोर मिला और उसने कहा कि आपके आइडिया में दम नहीं है, डीमोटिवेट हो गया। उसको अगर उसी टाइम पे वो मेंटोर मिला होता, जो स्टार्टिंग में उसको गाइड कर देता कि तुम इसको ऐसे नहीं ऐसे काम करो, तो कुछ बेटर कर सकते हो। मेरा क्वेश्चन इसमें ये है सर कि अच्छे मेंटोर छोटे लेवल पे कॉलेज क्यों नहीं हेल्प कर रहे हैं कि मेंटोर को कॉलेज में लेके आएँ, जिससे एक स्टार्टअप इकोसिस्टम कॉलेज से ही बन पाए? देखिए, फिर वही बात आ गई क्वालिटी की। क्या, जहाँ यहाँ मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ, जब वहाँ जाता हूँ, कहीं साहब वहाँ बढ़िया इकोसिस्टम नहीं मिला तो हम लोग शिफ्ट कर लिए। कुछ लोग गुड़गाँव चले गए, जो यहाँ अच्छे स्टार्टअप थे, जो अच्छे थे, उनको यहाँ अच्छे मेंटोर नहीं मिले। अच्छा, जो उनको चाहिए था वो अच्छा नहीं मिला, उनके अंदर अगर कैपेसिटी थी तो दे शिफ्टेड समवेयर, आइदर बंगलोर और गुड़गाँव और एनसीआर, एनीवेयर, कहीं भी जिसकी जो क्षमता, कुछ बॉम्बे चले, ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, बताते हैं कि, हम पूछते हैं कि क्यों नहीं आप लखनऊ में? कहीं साहब हम 2 साल लखनऊ में ट्राई किए, जब हम नहीं चल पाए और यहाँ आए तो चल गए। तो क्यों आए, वो अपना रीज़न देते हैं। तो मेरा ये जो आपका कहना है कि देखो, यही तो स्टार्टअप की पहली पहचान है जी। कि जो आप ढूँढ रहे हो वहाँ तक पहुँचो। आपको आपके कॉलेज में अच्छा मेंटोर नहीं मिला, जो मेंटोर मिला वो उसने अच्छी मेंटोरिंग गलत पढ़ा दिया या नहीं समझाया, उसकी खुद ही नॉलेज नहीं है। सही तो बात है। आपको अच्छे मेंटोर तक पहुँचने के लिए प्रयास करना चाहिए ना।
लेकिन हमारे यहाँ एक दिक्कत क्या है, हम बहुत जल्दी में हैं। क्या यहाँ जो है पेशेंस नहीं है, बहुत जल्दी में आज है हम समस्या लें, कल हल करके परसों पैसा मिले, ऐसा नहीं होता है। क्या हमने बहुत लोगों को देखा है। भट्ट जी गुड़गांव में, मैं उनके कंपनी पे गया, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे अमेरिका में, वहाँ से लौट के आए और गुड़गांव में उन्होंने अपनी छोटी सी फैक्ट्री जीरो से शुरू करी। आज के डेट में उनके पास 300 करोड़ का टर्नओवर है। कहाँ है वो बताने लगे कि 5-6 साल तो ऐसा विपत्ति में हम लोग जिंदगी गुजारे। जो आदमी अमेरिका में बहुत बड़ा साइंटिस्ट था और वहाँ करके उसने अपना स्विच ओवर किया, नौकरी से इंटरप्रेन्योर बना। तो वो जो उस तरह से कहानी, तो ये सबकी कहानी यही है। आज जिसको भी आप बड़ा बड़ा देख रहे हो, सबकी कहानी। एक फारूक पटेल है सूरत के, जी उनकी 25-30 करोड़ की वेल्थ है। मैं एक दिन उनका वीडियो देख रहा, सूरत के हैं फारूक पटेल साहब, ठीक है। आप मैं वो उनका मैं जो स्टॉक सुन रहा था, वो बताए मैं उठा फिर गिरा, उठा फिर गिरा, उठा फिर गिरा, उठा फिर। जिंदगी में वो व्यक्ति 4 बार उठा और 4 बार गिरा, और आज वो 40,000 या 30,000 करोड़ के मालिक हैं। तो गिरने पे आपको निराश नहीं होना है। जी अगर आप गिरे हो तो वो आपके लिए लर्निंग है, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी टू टेक द कोर्स करेक्शन। ओके हम गिरने को तुरंत हताश निराश हो जाते हैं। भैया वो हताश निराश नहीं है, वो आपको सिखाने आया है, वो आपको मजबूत बनाने आया है। तो ये जो कुछ कॉन्सेप्ट ही खराब है हमारे यहाँ। जब किसी की पोस्टिंग थोड़ी उसके मन की नहीं हो जाती, पोस्टिंग को क्या होती है, एक मन की होती है, एक बेमन की होती है। तो जब बेमन की पोस्टिंग उसके मन की नहीं होती, ऐसे जहाँ उसको जाना है वहाँ नहीं नहीं गया। जा पाए। पोस्ट कोई नहीं खराब है, हमारा यही सिद्धांत है। हम जिस पोस्ट पे भी गए, जी जिसको लोग खराब मानते हैं, मैंने वहाँ भी जा करके काम करके उस पोस्ट में ऊर्जा ला दी, एनर्जी ला दी, इनोवेशन किया। मैं डायरेक्टर कल्चर था, विशेष सचिव कल्चर था, उसको लोग कहते थे अरे ऐसे है। मैं गया वहाँ, इतनी लर्निंग हुई, मैंने इतना सीखा, सब में जान फूंका। आज भी मुझे वहाँ लोग याद मैं करते पढ़ रहा था सर, आप यूपी डेस्को में स्टार्टअप के लिए काफ़ी बड़ा वर्क हैं। किया था। मैं वो यूपी डेस्को में गया तो वहाँ वहाँ जो वेंडर होते थे उनसे लोग कहते थे उनसे मत मिलो, बदनाम हो जाओगे। हमने कहा है बदनाम हो जाएंगे, हम वेंडर के थ्रू काम कराते हैं। अगर वेंडर को हम मजबूत नहीं बनाएंगे, वेंडर को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये वेंडर फील्ड में काम खराब करेगा, बदनामी। मैं हर महीने ऑफिशियल एक तरफ, वेंडर एक तरफ, आपकी क्या समस्या है, जेन्यून समस्या है, इनकी अभी हल करो मेरे सामने। हर महीने बैठक करता था। उस समय 10 साल पहले स्टार्टअप नया नया शब्द आया था, किसी को नहीं पता। स्टार्टअप मेरे पास 100 करोड़ का बजट था, पैसा चवन्नी नहीं खर्च हुआ। तो मेरे पास स्टार्टअप के लोग आए, कहीं साहब हमें तो स्टार्टअप में कभी ज़िंदगी में काम नहीं मिलेगा। हमने कहा क्यों? कहीं साहब चाहे जेम हो, चाहे टेंडर हो, चाहे कुछ भी हो, वहाँ 2 चीज़ मांगते हैं जो हमारे पास नहीं है, एक तो अनुभव और एक टर्नओवर। टर्नओवर। बात उनकी सही थी। तो फिर स्टार्टअप क्यों शुरू किए, क्यों बजट दिए? अब ये समस्या थी। तो मैंने वहाँ की पॉलिसी चेंज की। हमने कहा कि जो स्टार्टअप हैं इनको यहाँ रजिस्टर करो जैसे और कंपनियाँ हैं, और उसमें 2 क्लास की छूट दे दो। क्या? कि जो स्टार्टअप होगा उसको हम अपने यहाँ रजिस्टर करेंगे स्टार्टअप में। एक नया स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन का काम किया, और उसमें हमने कहा ना इनसे हम मांगेंगे टर्नओवर, ना इनसे मांगेंगे एक्सपीरियंस। और इनको हमने कैप लगा दिया कि इनको हम शुरुआती दौर में 5 लाख से ज़्यादा काम नहीं देंगे, 5-5 लाख का करो, धीरे धीरे आपका वो बिल्ड हो एक्सपीरियंस हो जाएगा और हाँ, और टर्नओवर बिल्ड हो जाएगा, देन यू कैन गो इन द टेंडर। तो मैंने उनके लिए रास्ता खोला। जी क्या? नहीं, उनका रास्ता बंद था। तो ऐसे एक ब्यूरोक्रेट जहाँ भी जा, कोई पोस्ट बुरी नहीं है, जी सही बात है। हर पोस्ट पे काम करने के लिए बहुत कुछ है। आपके मन में, आपके सोच में वो जगह होनी चाहिए। हम जिस भी पोस्ट पे गए हैं, बहुत छोटा सा एग्जांपल लेंगे, अगर एक टीचर भी चाहे तो एक प्राइमरी स्कूल को सुधार करके बहुत अच्छा काम कर सकता अरे है। भैया मैं कितने प्राइमरी स्कूल के टीचरों को जानता हूँ, उसको मॉडल बना करके अवार्ड लिए हैं। सही बात है। CSR से ले लिए, गांव के प्रधान से ले लिए, उस स्कूल से पढ़ के जो बड़े बड़े एलुमनी बने हैं उनसे ले लिया। मैं 100 टीचर जानता हूँ। देयर इज विल देयर इज वे। वो वही तो नहीं है क्या? नौकरी वाला माइंड सेट की, एक बार नौकरी करके कहते हैं बस जिंदगी आराम से चलनी चाहिए, और हमारे लिए आराम हराम है, और सबको आराम हराम है को अपनाना पड़ेगा अगर उसे आगे जाना है। अगर उसे आगे जाना है तो आराम हराम है को अपनाना पड़ेगा।
बैंगलोर में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टार्टअप एक्सलेटर्स भी हैं जो स्टार्टअप को इनिशियल फेज पे लोगों से मिलाने में, फंड रेज करने में हेल्प करते हैं। लखनऊ में वो कल्चर क्यों नहीं बन रहा है? एक्सलेटर्स क्यों नहीं डेवलप हो रहे हैं? हाँ, ये बात सही है कि यहाँ उसका प्रयास भी है, बहुत जगह है भी। मैं आईआईटी के स्टार्टअप इनोवेशन सेंटर में गया, वहाँ 5 साल 7 साल पहले एक लड़का अक्षत श्रीवास्तव मेरे पास आया था, वहीं इनक्यूबेटेड है। उस समय के जो इंचार्ज थे, सबसे मेरी बात हुई, मैंने उसकी मदद की। तो ऐसा नहीं है, सिस्टम है। जी। आप यहीं एक ट्यू में है, आईआईटी में है, हर जगह स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर है लोगों के मदद करने की। जो मदद करने का पेस है, जो एक्सीलरेशन है, जो उसका रिजल्ट आना चाहिए, वहाँ हम लोग पिछड़ रहे हैं। मैं तो हमेशा भूख वाला आदमी हूँ, मुझे तो हमेशा भूख लगी रहती है। तो हम उसको ये कहेंगे हम वहाँ पिछड़ रहे हैं या अप टू एक्सपेक्टेशन नहीं जान रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ यूनिकॉर्न की संख्या नहीं है, हम कितना भी स्टार्टअप खोल लें, आफ्टर ऑल मतलब क्या है, यूनिकॉर्न बनाना। जी। तो अगर यूनिकॉर्न नहीं बन रहा है तो हमें वो सपना प्राप्त करने के लिए सब लोगों को मिलकर प्रयास करना चाहिए। तो अभी चूंकि आपको मैंने बताया कि मैं 10 साल पहले स्टार्टअप की पॉलिसी चेंज करके, अब वो अभी मैंने हाल ही में पूछा था किसी से, वहाँ एक नितिन माथुर है, तो मैंने पूछा यार कि बताओ, वही नौकरी करते हैं, रिटायर हो गए एक बार मैंने, कि बताओ जो हम लोगों ने पॉलिसी बनाई थी 5 लाख की, अब क्या पोजीशन है, ख़त्म तो नहीं हो गई? तो है नहीं सर, वो आपकी पॉलिसी चल रही है, अब उसका 5 लाख से 15 लाख हो गया। हमने कहा तो अच्छा हुआ। तो यहाँ बहुत सारे लोग स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए क्या बना रहे हैं, ग्रुप बना के काम कर रहे हैं। ऐसे सारे लोगों से वो मेरे पास जब लोगों को ये पता लग गया कि मैं स्टार्टअप को बढ़ाता हूँ, मेरा इंटरप्रेन्योरियल सोच है, मैं लोगों से मिलता हूँ, लोगों की मदद करने में मुझे अच्छा लगता है। एक देखिए, सब ओपन रहता है, सबकी छवि होती है। तो बहुत सारे स्टार्टअप, अभी 2 महीना पहले अभिषेक सिंह जी मिले, उनको कहीं से पता लगा, मैंने उन्हें बुलाया, उनके पास 50 से ज़्यादा स्टार्टअप है, वो आए मेरे पास। एक्सलेटर्स हम। हाँ, वो एक्सीलेटर अपना डेवलप कर रहे हैं, इनफाउंड नाम है उसका, है ना? अच्छा, इनफाउंड कंपनी के जो अभिषेक जी हैं अभिषेक जी, उन्हीं की बात मैं कर रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा सर कि हमारे सारे स्टार्टअप से एक दिन बात किया जाए। हमने कहा बिल्कुल। तो हम लोग एक होटल में इकट्ठा हुए, हमने उनके सारे स्टार्टअप से जो 20-25 इकट्ठा हुए थे उनसे बात की। अब वो सब लोग मेरे से आकर के 1 टू 1 बात करते हैं। जी। अब फिर अभी एक एलपीएस कॉलेज में एक जो है स्टार्टअप का एक इवेंट, स्टार्टअप मेला किए। मैं मिला था अभिषेक जी से, इनफाउंड के जो फाउंडर हैं, तो उनकी कंपनी में तो कुछ ऐसे भी स्टार्टअप्स हैं जो 100 करोड़ से बड़ी कंपनी बन चुके हैं। जैसे इनफाउंड और अभिषेक जी। प्रयास करें, और रातों दिन उसको प्रयास करते हैं, मिलते रहते हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। 20-25-50 वाले जो स्टार्टअप का ग्रुप है, जो आपस में मिलके कुछ कर रहे हैं, वो मेरे टच में धीरे धीरे आ रहे हैं। फिर मैं उनसे मिलता हूँ, उनकी बातें समझता हूँ, और वो जो मुझसे मदद मांगते हैं जिस तरह का भी, उन्हें फंड चाहिए तो मेरा जो कनेक्शन नोएडा में है, जो मेरा कनेक्शन बंगलौर में है, जो मेरे हर जगह कनेक्शन है, मैं उनसे उनका एक दूसरे को कनेक्ट करता हूँ कि भैया इनकी समझो, इनकी मदद करो। यही फैसिलिटेट करना, कोऑर्डिनेट करना, कोऑपरेट करना, उनसे एसोसिएट करके उनका मनोबल बढ़ाना, उनके स्टार्टअप में जो क्लियरिटी नहीं है, गार्बेज को निकालना, ये मैं कर रहा हूँ। मुझे मज़ा आ रहा है, क्योंकि स्टार्टअप मतलब नया आइडिया, इनोवेटिव आइडिया ब्रिंग्स एनर्जी, एंड दैट एनर्जी एम्पावर्स यू, और दैट मेक्स यू पावरफुल। तो बहुत सारे नए नए आइडियाज देखने को मिल रहे हैं, सीखने को मिल रहे हैं। अभी दुनिया का जो सबसे बड़ा एक्सलेटर माना जाता है, वाई कॉम्बिनेटर, इंडिया में पहला इवेंट कराने जा रहा है। एयरबीएनबी जैसे बड़ी कंपनी को डेवलप करने में हेल्प किया है। अगर वो इंडिया में आता है तो इंडियन स्टार्टअप को क्या उससे बेनिफिट मिलेगा, या फिर वही हो जाएगा कि बाहर से फंडिंग लेकर के आकर के बाहर के इन्वेस्टर्स स्टार्टअप्स को कैप्चर कर लेंगे? नहीं, फायदा मिलेगा, क्योंकि देखिए ऐसा है कि कोई चीज़ अगर बाहर से आती है जी। तो इतना तो है ही है कि वो अपना अनुभव तो लाएगा। वो जो उसका अनुभव है स्टार्टअप को बढ़ाने का अमेरिका में, जब यहाँ वो आएगा तो ऐसा तो नहीं है कि वही अनुभव छोड़ के आएगा, उसी अनुभव के सहारे यहाँ आएगा। नई जगह में आ रहा है, उसको पैर भी जमाना है। अगर वो कुछ प्रोडक्टिव नहीं करेगा, कुछ नया नहीं करेगा, कुछ लोगों को नया खड़ा नहीं करेगा, तो ये खाली मीडिया प्रचार से वो अपने को मार्केट में खड़ा नहीं कर पाएगा।
जी। कोई भी फील्ड हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे लीडरशिप हो, चाहे कमर्शियल मार्केटिंग हो, अगर आपका प्रोडक्ट ठीक नहीं है तो थोड़े दिन बाद आप धड़ाम हो जाते हैं। खुद पर कहते हैं ना कि वो पोल पट्टी खुल जाती है क्या। जी। कोई भी आदमी हो, काम नहीं कर रहा हो, बिला वजह सोशल मीडिया में और एडवर्टीजमेंट से और रोज फर्जी अपने एडवर्टीजमेंट दे रहा है, तो वो प्रोडक्ट कितना दिन चलता है, थोड़े दिन। अब वो प्रोडक्ट आप उसके एडवर्टीज के चक्कर में आपने प्रोडक्ट लिया, आपका मर्ज ठीक हुआ नहीं तो आप 20 लोगों से कहोगे अरे भैया उसके चक्कर में मत पड़ना। यही हाल हमारा भी है और यही हाल सारी दुनिया का है। फर्जी प्रचार प्रसार, अफवाह के पैर नहीं होते, सिंपल सी बात है, वो इस पर लागू है। अफवाह के पैर नहीं होते। बहुत तेजी से अगर होता है। आप किसी प्रोडक्ट में दम नहीं है, किसी के काम में दम नहीं है, आप झूठा प्रचार कर रहे हो, ठीक है, तो वो ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, वो कोई भी हो। ओके। हाँ। सर, स्टार्टअप वर्ल्ड की जब बात करते हैं तो इंडिया का जो सबसे बड़ा स्टार्टअप था बायजूस, 22 बिलियन की कंपनी बन गई थी और अभी पिछले 6 महीने में बंद हो गई। इसको आप कैसे देखते हैं कि इतना बड़ा कंपनी बनने के बाद में बंद हो जाना, बैंकरप्ट हो जाना, फाउंडर को इंडिया छोड़ के दुबई शिफ्ट होना, अभी उनका बयान आया है कि वो फिर इंडिया आएँगे और फिर सेम प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? बायजू, अनएकेडमी, जी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। इसको मैं ऐसे देख, अनअकैडमी आज तक प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया। चेंज इज कांस्टेंट, केवल क्या कांस्टेंट है, चेंज। जो आदमी अपने आप को बदलाव से शादी करके और रोज नहीं बदलता रहेगा, उसका यही हाल होगा जो बायजू का हुआ या अनएकेडमी का हुआ और बहुत लोगों का। मैं कल एक आदमी को अनअकैडमी अभी बंद नहीं हुआ है सर। वो ठीक है, नहीं बंद हुआ बंद। नोकिया का आपने देखा, नोकिया फोन का, नोकिया फोन सबसे बड़ा उदाहरण है। नोकिया फोन नोकिया, ब्लैकबेरी हाँ सबके हाथ में था, आज कहाँ है, कहीं नहीं है। कहीं नहीं है। क्यों? उन्होंने मार्केट की डिमांड के हिसाब से अपने आप को सिंक्रोनाइज नहीं किया। मार्केट मांग कुछ रहा था, सप्लाई कुछ कर रहे थे, दोनों में मिसमैच हुआ और मिसमैच होने के बाद आदमी को जिसने वो प्रोडक्ट बाई किया उसको मज़ा नहीं आया, खरीदना बंद कर दिया, नोकिया गायब हो गई। तो क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, आज की डेट में आपको हर पल बदलाव के साथ बदलना है और बदलाव लगातार 24/7 हो रहा है और डिमांड को बदलते कंटिन्यूअस बदलते डिमांड के अनुसार आपको सप्लाई देना है, देन यू विल बी इन द मार्केट। फॉर एग्जांपल, कल एक लड़का मिला तो उसने बताया कि मैं फिजिक्स वाला में काम करके मैंने छोड़ दिया, मैं एक दूसरी कंपनी ज्वाइन किया। जी। तो मैं जब कोई नया आदमी है तो मैं उससे पूछता हूँ, मैंने पूछा फिजिक्स वाला ने क्या किया, कैसे हुआ, क्या है, ये वो। फिर एक दूसरा बताया, वो ये मतलब वो कोचिंग कोचिंग एरिया में सब दोनों बच्चे काम कर रहे थे, वो मेरे से किसी चर्च में। तो वो बताया कि जो ये बड़े बड़े कोचिंग वाले हैं ये बहुत ट्रस्ट में है, ये मतलब डिस्ट्रेस में है, इनकी इनकम लेवल घट रही है। तो हमने कहा क्यों घट रही है? कहे साहब इनकी फीस उस बहुत महंगी है। फिजिक्स वाला ने उसी काम को कम फीस में कर दिया, ऑनलाइन कर दिया। मेरा मानना अपना ये है कि 2 कंपनी हैं, एक फिजिक्स वाला और एक खान सर। इन्होंने अनअकैडमी और बायजूस को बंद करने में सबसे बड़ा योगदान है। हाँ, नहीं वो उनका बिकॉज़ इन्होंने फीस भी काफ़ी कम कर दिया और जो सबसे टॉप ब्रेन पढ़ाता था यहाँ पे ना, उनको अपनी कंपनी में लेके आ गए। हाँ, नहीं इसका एक और उदाहरण है क्या, पहले हार्वर्ड, सिराक्यूज और केलॉग में पढ़ना बहुत सपना हुआ जी। करता था। जब ऑनलाइन कोर्सेज हो गए, हुँ। क्या हो गए? ऑनलाइन कोर्स। ऑनलाइन कोर्सेज, तुम यहीं से एमबीए कर लो, पहले तो एडमिशन लेना ही डिफिकल्ट था, हुँ। आज ऑनलाइन कोर्सेज हो गए। तो क्या हुआ, आज के डेट में सारे के सारे जो अच्छी, क्योंकि वहाँ भी एडमिशन कम हुआ, सही बात। सीट फिल नहीं हुई, घाटे में जाने लगा इंस्टीट्यूट, क्योंकि ऑनलाइन एक जगह से शुरू हुआ, वो ऑनलाइन 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 हो गया। तो उन लोगों ने अपना मोड चेंज किया, अपने को बदलाव के साथ जोड़ा, और जो बदलाव के साथ नहीं जोड़ा वो अनअकैडमी हो गया, वो बायजू हो गया, वो नोकिया हो गया। जी। एक चीज़ और बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे हम लोग के सामने एक फिजिक्स वाला का उदाहरण आया कि वही चीज़ को इन्होंने कम पैसे में कर दिया, खान सर का आप बात कर रहे हो, उन्होंने ये कर दिया, ये लोग, तो ये लोग क्यों नहीं बदले? ये सोच रहे थे वही मोटी कमाई हमारी चलती रहेगी, सही बात है। हम लकीर के फकीर होकर के इसे कर चलते रहेंगे। जबकि ये लोग बदलाव, कंपटीशन तो बदलाव के लिए ही तैयार किया जाता। तो कुल मिला के
अब हर फील्ड में बदलाव बहुत तेजी से, जैसे एआई का युग चल रहा है। एआई, इसमें मैं आई का मतलब इंटेलिजेंस तो है ही है, मैं आई का मतलब इम्प्लीमेंटेशन बताता हूँ। अभी ये पता है लोगों को, आई नहीं पता, मतलब इम्प्लीमेंटेशन नहीं पता। अगले 2 साल में जब तक ये आई पता लगाएंगे, इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू करेंगे, तब तक ये आई खत्म हो जाएगा। इसकी लाइफ केवल क्वांटम दो, हाँ, क्वांटम कंप्यूटर आ रहा है। जाएगा, क्वांटम कंप्यूटिंग आ जाएगा। अगर जो लोग अभी से केवल एआई पे 2 साल काम कर रहे हैं कि हमें 2 ही साल इसमें रहना है, अगला 2 साल के बाद वाले पे क्वांटम पे अभी से काम कर रहे हैं, हजारों कंपनियां इसमें काम कर रही हैं जी। क्या जिसके पास पैसा है, जो दूरदर्शी है, वो तो मार्केट में रहेंगे, अनअकैडमी या ये सब नहीं होगा। लेकिन जो हम एआई के भरोसे कि हम अगले 20 साल तक एआई से कमाएंगे खाएंगे, वो फेल होंगे। जी। तो अब क्या है, जो टेक्नोलॉजी का लाइफ 10 साल 15 साल हुआ करता था, अब टेक्नोलॉजी की लाइफ कितना 3 साल 4 साल हो गया। तो लाइफ भी घट रही है नई चीजों। कम टाइम में अब ज़्यादा ग्रोथ करना पड़ेगा, तभी आप सस्टेन कर पाएंगे। यस। सर, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है कि स्टार्टअप को फंडिंग के टाइम पे बड़ा प्रॉब्लम होता है। उसका आइडिया भी हो गया प्रूफ कि बेटर है। अब उसको फंडिंग के लिए क्या करना चाहिए? उसको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के पीछे जाना चाहिए, जिनके पास पैसे नहीं हैं उनको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के पीछे जाना चाहिए, गवर्नमेंट ग्रांट पे डिपेंडेंट होना चाहिए? क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो गवर्नमेंट ग्रांट पे डिपेंडेंसी बनाई हैं और वो बंद हो गई हैं, उसके बाद उनका ग्रांट आया है। हाँ, ये जो बात कह रहे हो तो कि ये सिस्टम में हर जगह ऐसा नहीं है, बहुत जगह सिस्टम अच्छा भी है। जी। बहुत सारे लोगों से, मेरे तो पूरे देश में जो भी सीईओ हैं, मैं सबसे जुड़ता हूँ, सबसे बात करता हूँ। आंध्रा में, कर्नाटका में, मुंबई में, पुणे में, जहाँ जहाँ अभी एक रोहित सिंह है, एक यूनिवर्सिटी में एक स्टार्टअप है, केवल मेडिकल का है, नोएडा में, बहुत फेमस है। मैं सबसे बात करता रहता हूँ। जी। मैं खुद ही जुड़ता हूँ आईआईटीज में, जितने भी स्टार्टअप के हब हैं या सेंटर है, मैं सबसे जुड़ता हूँ, उनसे दोस्ती करता हूँ और उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ, उनसे समझने की कोशिश करता हूँ कि व्हाट इज करंट प्रॉब्लम, व्हाट आर द सॉल्यूशन, बिकॉज दैट इज ए पैशन फॉर मी टू ग्रो द स्टार्टअप। देखिए, मेरा ये कहना है कि आप ऐसे आदमी से पैसा लो जो आपको केवल पैसा ना दे, पैसा भी दे और अकल भी दे, तो वो डबल फायदा होगा। आम के आम, गुठलियों के दाम। और अब आप कहोगे ये मिलेगा कहाँ? देखो ना, ढूंढने तो भगवान मिल जाते हैं। तो अगर ढूंढोगे, अब तो लोग वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर, बहुत सारे लोग व्यक्तिगत कैपेसिटी में थ्रू सिस्टम आ गए हैं। वो तो ढूंढ रहे हैं कि हमें कोई अच्छा स्टार्टअप मिल जाए, हम वो पैसा लेके घूम रहे हैं। लेकिन जब आप जाओगे और आपको अच्छा, वो जब आपका टेस्ट करेंगे और उस टेस्ट में आप अच्छे स्टार्टअप साबित नहीं होगे, तो वो फेल होने के लिए, अपना पैसा डुबाने के लिए तो आप यहाँ नहीं लगाएंगे। सही। तो यू विल हैव टू प्रूव दैट यू आर गोइंग टू विन द रेस। अगर आप ऐसा स्टार्टअप साबित कर ले जाते हो, तो पैसे की कमी आज के डेट में नहीं है। सर, ऐसा माहौल बन चुका है पूरे कंट्री में, और बहुत सारे ऑनलाइन है, केवल आप वहाँ आप रजिस्टर कर दो, आपके पर डे फोन आएगा। हमने टेस्ट करने के लिए 3-4 वेंचर का टेस्ट किया, इसे रजिस्टर कर दिया कि हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सर, 2 मुझे ऐसे स्पेस बताइए जहाँ पे छोटा स्टार्टअप, अगर कोई देख रहा है इस वीडियो को, तो जा करके अपने स्टार्टअप फंडिंग को रेज़ करने के लिए रजिस्टर करे। अरे भैया, अभी मेरे नाम नहीं याद है, एक तो गुड़गांव में मेरे पास रोज फोन आते हैं क्या, हुँ। और इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप के अब बहुत लोग ऐसे हैं, अभी ये अमित मिश्रा जी आए थे, मिले थे, वो यहीं के रहने वाले हैं, वहाँ यहाँ करीब 20 स्टार्टअप 25 को सपोर्ट कर रहे हैं, और वो बेंगलोर में है, यहीं के हैं, आए थे, मेरी मुलाकात हुई। वो क्या करते हैं, वो स्टार्टअप को गाइड करते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं, और एंजल इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटलिस्ट से जोड़ते हैं। उसकी वो फीस लेते हैं, नेचुरल सी बात है, उनकी कंपनी है। जी। तो ये तो आप नाम पूछ रहे हो, ये कंपनी नहीं, हजारों, खाली लिख दो बीसी क्या, जी, वेंचर और कैपिटलिस्ट। एंजल इन्वेस्टर, और आप वहाँ केवल अपने आप को रजिस्टर्ड कर दो, उनके कंपनी का मार्केटिंग वाला बंदा रोज आपको फोन करेगा। हुँ। हाँ, ये कंपनी नहीं है, कम से कम 100 कंपनी तो है ही है, और आपको 100 फोन रोज आएंगे। लेकिन आपको उनके सामने टेस्ट में पास होना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। अभी जो गुड़गांव वाला जिसमें मैंने रजिस्टर टेस्ट के लिए किया था, उसका तो यही है कि आपको 1 लाख से नीचे ही इन्वेस्ट करना है क्या। ओके। और वो छोटा रेंज वाला बात करता हुए वीसी है, मेरे पास रोज फोन आते हैं। ओके। और उसका जो मालिक है, वो
सीए है, पहले वो काम किया, अब ये वीसी चला रहे हैं गुड़गांव के यहाँ। तो सर स्टार्टअप को ग्रांट के पीछे भागना चाहिए, ग्रांट के लिए अप्लाई करना चाहिए या सिर्फ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए जाना चाहिए? सब चीज़ के लिए अप्लाई करो, जो पहले मिल जाए वही आपका ठीक है। आप सब चीज़ के लिए अप्लाई करो, जो पहले मिल जाए, जो पहले मटेरियलाइज हो जाए उसको यूज करो। ये क्योंकि वो करेंगे उसके बाद ये करेंगे, दोनों को एक साथ करेंगे। सर लोगों का एक माइंडसेट है कि बड़े लोगों के साथ उठने बैठने में आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाएगा, इससे आप कितना रिलाई करते हैं? नहीं देखो, ये कहा जाता है, इसमें कहीं न कहीं दम भी है। क्या? जब आप बड़े लोगों के साथ बैठते हो तो वो क्या करेंगे? वो टर्नओवर, अरे इस साल मेरा टर्नओवर जो है 100 करोड़ था, अगले साल इसको 150 कर रहा है। अब आप वहाँ बैठ रहे हो, आपके कान में ये बात जा रही है क्या? आप कुछ ऑटोमेटिकली आप सुन रहे हो, वहाँ डिस्कशन होगा यही बड़ी बात। अरे यार, वो मेरा प्रोडक्ट में ये कमी है, इसलिए हम नहीं बेच पा रहे हैं, हमारा नुकसान हो रहा, उसमें इम्प्रूव करना है, तो ऐसे इम्प्रूव करना है, उससे मिलना है, उस इंस्टीट्यूट को ये प्रोडक्ट देना है, वहाँ से रिसर्च कराना है, इसका वैलिडेशन कराना है, इसका प्रमाण पत्र। तो जैसा साथ वैसा ही माइंडसेट बनता है। तो ये जो आपकी बात है, इसमें दम है, और ये मेरा नहीं है ना आपका है, ये सर्वसत्य है। अभी इनफाउंड है लखनऊ में, बड़े लोगों को कनेक्ट कर रहा है स्टार्टअप के साथ, उसको आप कैसा देखते हैं? देखो, दुनिया में जो भी चीज़ शुरू हुई है छोटे से हुई है। आप बरगद का पेड़ कितना बड़ा होता है, उसका छोटा सा दाना हम डालते हैं, जी। उसको बड़ा होने में 10 साल लगता है, 15 साल लगेगा, या जो भी टाइम लगे। अच्छा, ये वही कभी छोटा ही तो था, वाई कॉम्बिनेटर, हाँ बहुत कभी छोटा छोटा था। तो आज बड़ा हुआ है, समझ लिया ना, 10-15 साल 20 साल जो भी उसकी 25 ईयर प्लस। जो भी लाइफ होगी है ना। तो ऐसे कोई भी आदमी जो छोटा है वो बड़ा हो सकता है, लेकिन वो बड़ा होने के लिए जो ज़रूरत है उसके पीछे दीवाना होके भागना पड़ेगा पाने के लिए। सर एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि अगर बहुत सारे लोगों को सेम अमाउंट दे दिया जाए, जैसे बहुत सारे लोगों को 1-1 करोड़ रुपए दे दिया जाए, तो घूम फिर के वो कुछ ही हाथों में दोबारा आ जाएगा सारा पैसा। इससे आप कितना रिलाई करते हैं? हाँ, यही बात है ना, यही इसी को कहते हैं छन्ना। क्या कहते हैं? छन्ना। छंदा। तो वो जो उसमें क्वालिटी वाला मेहनती मिशनरी होगा, वो तो क्या करेगा, वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो कुछ लोग तो यूँ जाएँगे, और उसी जैसे यहाँ है तो कुछ लोग तो ऊपर जाएँगे, कुछ लोग नीचे जाएँगे, तो नीचे वाला जा कर के वो एक्युमुलेट होता रहता है। जी। तो ये तो होता ही है। अब टाप हमेशा बहुत छोटा होता है। क्या होता है? टाप हमेशा एक होता है छोटा, जैसे जिले में डीएम टाप है, प्रदेश में सीएम टाप है, एक है टाप है। तो जो टाप होता है, वो कहते भी हैं ऐसे पिरामिड ऐसे बनता है। टाप हमेशा शॉर्ट ऑन लेस होता है। सर आप बहुत सारे कंपनियों के प्रो बोनो मेंटर रह चुके हैं, अभी भी हैं। कुछ ऐसे आइडिया बताइए जिससे बड़ी कंपनी बड़ी होते चली जा रही हैं और छोटी कंपनी ना ग्रो कर पा रही हैं और ना बंद हो रही हैं। हाँ, इसके लिए मेरे दिमाग में बात यह है कि जो बड़ी कंपनियां हैं, जी। उनको ये बाउंड कर दिया जाए कि आप ये जो छोटे-छोटे स्टार्टअप हैं, इनको जो है, आप अपने यहाँ इंक्यूबेशन सेंटर बना के, मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है, और आपको 10-15 चीज़ें जो चाहिए, 10-15 चीज़ें जो बाहर से आप लेते हो, उससे रिलेटेड जो स्टार्टअप हैं, आप उनको फाइनेंशियल जो भी सपोर्ट उनको चाहिए, सपोर्ट दीजिए और उनको पुल कीजिए। अगर कुछ इस तरह से व्यवस्था बन जाए, तो छोटी कंपनियाँ बड़ी होंगी, और बड़ी कंपनी के लिए फ़ायदा ये होगा कि उसे बहुत सारी चीज़ें हुँ। आसानी से मिल जाएँगी, और उसको एक ये फीलिंग आएगा कि देखिए हमने इतना लोग पैदा कर दिए। लोगों को पैदा करके आगे बढ़ा देना भी एक क्या है, अचीवमेंट है। जी। तो ये हो सकता है कि जो भी बड़ी कंपनियां हैं, उनको ये कहा जाए कि भाई आपसे रिलेटेड जो भी स्टार्टअप हैं 10-15 तरीके के, उनको आप छांटिए, और ऐसे स्टार्टअप को हर तरह से मदद करके उनको आगे बढ़ाइए। दैट कैन बी डन। सीएसआर क्या है? सीएसआर में जो कहते हैं ना 2% आप प्रॉफिट का ये खर्च करो, ये भी एक तरह का सीएसआर है, और करना चाहिए, होना चाहिए। सर स्टार्टअप के अर्ली एज में फाउंडर को सेल्फ फंडिंग से स्टार्टअप को स्टार्ट करना चाहिए या उसको फंडिंग के लिए अप्लाई कर देना चाहिए? शुरुआती दौर में टीम बनाना चाहिए, और सब टीम वालों से पैसा लेके कंट्रीब्यूटरी शुरू करना चाहिए। सबसे बढ़िया तरीका ये है। अगर इसमें आप कामयाब हो गए कि शुरुआती दौर में लोगों को जोड़ना आ गया और लोगों के जेब से पैसा निकालना आ गया, तो आपका स्टार्टअप कामयाब हो गया। ये बहुत बड़ा टेस्ट है स्टार्टअप के कामयाबी का। बहुत बढ़िया
साबित होगा अगर इसमें कामयाब हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, शुक्रिया आपका। आज के इस पॉडकास्ट में हमने सीखा कि स्टार्टअप को जीरो से लेकर के एक लेवल तक कैसे पहुंचाते हैं। सर ने बहुत सारे पॉइंट पे डिस्कस किया और आपको बहुत कुछ इस पॉडकास्ट से सीखने को भी मिला होगा। तो इस पॉडकास्ट को लाइक करें और अपने किसी एक फ्रेंड के साथ शेयर करें जो फाउंडर है, जो कुछ लाइफ में अचीव करना चाहता है। और अगर आप सर के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा मैसेज जरूर छोड़ें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे फॉर्म को फिल करें। हम आपकी बात सर तक पहुंचाएंगे और आपको सर से मिलाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।